हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मैथ्स विद इंस्पेक्टर्स यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आप सभी को सीजीएसटी एंड कस्टम्स इंस्पेक्टर पोस्ट के बारे में बताऊंगा। और ये हमारी पोस्ट एनालिसिस की पहली वीडियो है। और मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ कि मेरा नाम वहीद जहांगीर है और मैं मैथ्स के अंदर एसएससी सीजीएल में प्री में 50 में से 50 और मेंस में 200 में से 200 स्कोर किया है। और मेरी मैथ्स में एयर वन थी। इसके साथ में मैं पहले ऑडिटर रह चुका हूँ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस सीजीडी में। और एएसओ भी सेलेक्टेड हूँ मैं। और अभी मैं इंस्पेक्टर हूँ सीजीएसटी एंड कस्टम्स जयपुर जोन में। एएसओ जो है ये 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है और 2800 ग्रेड पे की पोस्ट है ऑडिटर। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं हम। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ सीजीएसटी एंड कस्टम्स इंस्पेक्टर। कुछ लोगों को कंफ्यूजन होगा कि ये सीजीएसटी है या फिर सेंट्रल एक्साइज। तो देखिए सेंट्रल एक्साइज जो है, सेंट्रल एक्साइज जैसा कि आप सभी को पता है 1 जुलाई 2017 से जीएसटी आ चुका है। तो जब से जीएसटी आया है तो सेंट्रल एक्साइज लगभग लगभग सभी जगह से हट चुका है। कुछ जगहों पर सेंट्रल एक्साइज है, कुछ कमोडिटीज हैं जहाँ पे एक्साइज चलता है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह ये अभी भी है। बहुत ही लिमिटेड जगह पे है। तो अभी जो है आप इस पोस्ट के थ्रू अगर सेलेक्ट होते हैं तो आपको जो काम करना होगा वो जीएसटी का करना होगा। जीएसटी वही सीजीएसटी और एसजीएसटी। एसजीएसटी वो स्टेट की जो पोस्ट होती है वो एसजीएसटी में होती है और बाकी सीजीएसटी जो है वो सेंटर के थ्रू हम लगता है। तो सीजीएसटी है। और कस्टम्स जैसा कि जयपुर जोन है या फिर कुछ जोन चंडीगढ़ जोन है, इनमें क्या होता है कि कस्टम्स और जीएसटी की भर्ती एक साथ होती है। आपको कुछ टाइम पोस्टिंग आपकी कस्टम के अंदर होती है तो कुछ टाइम पोस्टिंग आपकी जीएसटी के अंदर होती है। लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ पे प्रिवेंटिव की पोस्टिंग आती है अलग से, प्रिवेंटिव ऑफिसर्स जिसको हम बोलते हैं ना। तो प्रिवेंटिव उनका काम सिर्फ पोर्ट का ही होता है, कस्टम्स का ही होता है कम्प्लीटली, वो जीएसटी में काम नहीं करते हैं। तो ये फर्क होता है, समझ गए। अब देखिए आगे चलते हैं। सबसे पहले एग्जाम की बात कर लेते हैं। एसएससी सीजीएल का एग्जाम होता है और एग्जाम फीस जो होती है जनरल और ओबीसी कैंडिडेट की 100 रुपये और SC ST PWD और फीमेल कैंडिडेट्स की नील नील यानी 0 रुपये। ऐसा नहीं है कि आपने 100 रुपये या फिर 0 रुपये देकर फॉर्म भर दिया तो आप इंस्पेक्टर बन जाएंगे, नहीं। आपको तैयारी करनी होगी, ये तो सिर्फ एक कदम है उस दिशा में जाने के लिए। ठीक है, तो ये कभी मत सोचना कि एग्जाम फीस ही इंस्पेक्टर बनने का सिर्फ रास्ता होती है। ठीक है, आगे देखिए एज लिमिट। कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है कि वो 18 साल के हैं, उनकी एज 18 हो चुकी है, वो इंस्पेक्टर बन जाएंगे क्या। देखिए 20 से 30 साल आपकी एज होनी चाहिए। यानी अगर मैं बात करूं एसएससी सीजीएल 2024 की, तो इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी डेट ऑफ बर्थ इससे और इसके बीच ही होनी चाहिए। ठीक है, तब आप एलिजिबल हैं इस इंस्पेक्टर वाली पोस्ट के लिए। ठीक है, दूसरी चीज एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। SC ST 5 साल, ओबीसी 3 साल। अब बाकी ये नीचे लिखा हुआ है। अब कुछ लोगों को कंफ्यूजन है कि 5 साल 3 साल इनका मतलब क्या है। जैसे मान लो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी रिलैक्सेशन ये लोअर के लिए नहीं आता है। कि जैसे मान लो आपकी डेट ऑफ बर्थ 2004 की है, आपको 5 साल, तब आप एलिजिबल हैं। लेकिन आप बोल रहे हो कि आपको तो रिलैक्सेशन है 5 साल का, तो आप 2009 में इसका फॉर्म भर सकते हो क्या। नहीं, ये होता है ऊपर के लिए। जैसे किसी ये 94 है तो वो प्लस 5 साल और कि ठीक है कोई बात नहीं, 30 है तो वो 35 तक एग्जाम दे सकता है। ऐसा नहीं है एक रिलैक्सेशन है तो 20 है तो 15 वाला बच्चा भी इस एग्जाम को 16 17 18 19 तक का दे सकता है। नहीं, नहीं दे सकता है वो। सिर्फ इससे ऊपर 5 साल तक दे सकता है। बाकी एक्स सर्विसमैन जो होते हैं वो 3 साल बाद तक इसका फॉर्म भर सकते हैं।
एक्स सर्विसमैन से अगर कोई है और इसके बारे में आपको कोई भी डाउट है तो आप वीडियो में कमेंट कर देना। हमारे साथ ही इंस्पेक्टर हैं जो भी एक्स सर्विसमैन हैं, तो अगर कोई भी डाउट हो तो शायद मैं आपका डाउट दूर कर सकूं। और ये सारी वीडियोस आपके लिए हैं, आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट ना हो, जितनी भी भ्रामक बातें आपके आसपास चल रही हैं वो भ्रामक बातें आपके पास ना रहे। बस हंसी खुशी के साथ अपनी तैयारी करें और एसएससी सीजीएल में आप भी सिलेक्शन ले पाएं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये एज लिमिट वाला फंडा आपका क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। मेरे इससे ज्यादा शायद तो क्या ही होगा। चलिए, तो एग्जाम होता क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है। सिंपल सी बात है, दो एग्जाम लगता है। पहली चीज ये है कि आपको पढ़नी होगी मैथ्स, आपको पढ़नी होगी इंग्लिश, आपको पढ़नी होगी रीजनिंग, आपको पढ़नी होगी जीके। अब ऐसा मत सोचना कि पहले पे मैथ्स लिखे तो मैथ्स ज्यादा फ्री है, फ्री है, नहीं। आपको बराबर ही पढ़नी होगी, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा है। आप किसी भी सब्जेक्ट में वीक अगर रहते हैं तो सिलेक्शन लेना कितना भारी हो जाएगा। और आप तो वीडियो देख रहे हैं 4600 ग्रेड पे वाली पोस्ट की, तो इसके लिए आपको पता ही है आपको टॉप रैंक लेके आनी पड़ेगी। तो सिंपल सी बात है, ये चारों सब्जेक्ट आपको बराबर से पढ़नी होंगी। दूसरी चीज, पहले होता है टीयर वन एग्जाम। टीयर वन एग्जाम में क्या होता है, 200 नंबर का एग्जाम होता है। ठीक है, और इसमें भी चारों सब्जेक्ट आती है। और ये टीयर टू 390, इसमें भी चारों सब्जेक्ट आती है। साथ में इसमें एक कंप्यूटर और आती है। ये क्या होता है आपको, ये पासिंग मार्क्स इसमें आपको लाने होते हैं। लेकिन इसको हल्के में मत लेना बिल्कुल भी, क्योंकि काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो पास तो हो जाते हैं लेकिन इसमें फेल हो जाते हैं। तो कंप्यूटर तो चाहिए ही काफी पोस्ट के लिए। कुछ पोस्ट होती है जैसे ऑडिटर वगैरह शायद, और ये चीज मैं एक बार वो अलग से वीडियो बना दूंगा एलिजिबिलिटी के लिए कि कंप्यूटर किसमें चाहिए किसमें। लेकिन आप उसमें पास होना है 101%, तो पढ़ना ही है आपको। ठीक है, कंप्यूटर भी पढ़नी है। तो शायद ये डाउट दूर हो गया होगा कि इसमें 200 नंबर का पेपर होता है, इसमें 390 नंबर का। क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंस्पेक्टर पोस्ट के बारे में, तो ज्यादा हमारी वीडियो है उसी के इर्द गिर्द घूमेगी, बाकी की बातें कम करेंगे। पे स्केल या फिर सैलरी इसमें क्या होती है, तो सबसे पहले इसकी ग्रेड पे जो होती है वो 4600 ग्रेड पे की जॉब होती है। और पे लेवल इसका 7 होता है। एसएससी सीजीएल में सबसे ज्यादा जो ग्रेड पे होती है वो 48 होती है। ये किसकी होती है, डबल ए की होती है। ठीक है, इसकी अलग से कभी बात करेंगे। बाकी डायरेक्ट जैसी जो भर्ती होती है उसमें हाईएस्ट ग्रेड पे, वन ऑफ हाईएस्ट ग्रेड पे वाली जो पोस्ट है उनमें से है इंस्पेक्टर। ठीक है, दूसरी चीज, पे लेवल इसका 7 है। और 44,900 आपका बेसिक पे होता है। इसके साथ में आपका एचआरए भी जुड़ जाता है जो कि 10-20-30% के हिसाब से होता है। ये जेड में है, ये वाई में है, ये एक्स में है। फिर आपको क्या मिलता है, आपको डीए मिलता है जो कि अभी 50% चल रहा है। और आपको क्या मिलता है, टीपीटीए मिलता है। ठीक है, और एक ये ग्रुप बी पोस्ट है। ठीक है, समझ गए। अच्छी पोस्ट है एसएससी के थ्रू लगने के लिए। अगर आपको आपका होम स्टेट चाहिए या फिर होम स्टेट के आसपास चाहिए तो फिर ये एक अच्छी पोस्ट है, आप इसको देख सकते हैं। सैलरी कितनी होती है, एक्स सिटी में अगर आप वर्किंग है तो ये आप इन हैंड सैलरी लगभग है। वाई सिटी में क्या है, दो तरह की होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ एक जयपुर का। जयपुर जो है वाई सिटी है, लेकिन जयपुर है एक हायर टीपीटीए सिटी है। हायर टीपीटी सिटी में क्या होता है, आपको 5400 रुपये टीपीटी मिलता है, जब अदर जो होती है उनमें आपको क्या मिलता है, 2700 रुपये मिलता है। बस ये फर्क होता है। तो ये टीपीटी की जगह अदर्स है। ठीक है, तो आपको कुल मिला के बात ये है कि वाई सिटी में अगर आपकी पोस्टिंग है हायर टीपीटी तो लगभग इतनी, और इसमें अदर्स जो सिटी है उनमें इतनी सैलरी मिल जाएगी। जेड सिटी में इतना। ये आपकी सैलरी जो है ये है इन हैंड सैलरी है। ठीक है, ग्रोस सैलरी क्या होती है, ग्रोस सैलरी जैसे आपका जो बेसिक पे है 44,900 रुपये,
इसका 10% गवर्नमेंट काट लेती है, यानी 10% कितना हो गया ये। और इसका जो है बेसिक का 10% काटती है और बेसिक का 14% जो है गवर्नमेंट खुद देती है, यानी खुद भी तो दे रही है ना, और उसका इन्वेस्ट करती है जो कि एनपीएस में होता है। और इस ये आपको रिटायरमेंट के टाइम पे मिल जाता है। ठीक है, तो आपकी एक ग्रोस सैलरी लगभग, जैसे मान लो एक्ससिटी की हम बात करें, तो 80,000 तो ये हो गए लगभग, और 14,000 कुछ रुपए ये हो गए। तो लगभग दोनों को अगर मिलाएं तो 94,000 रुपए जो है आपकी एक्स सिटी के अंदर ग्रोस सैलरी। ठीक है। जोन प्रेफरेंस, ये क्या है? जब आप सेलेक्ट हो जाते हैं, आपको पहले पोस्ट प्रेफरेंस भरवा के आपको पोस्ट मिल जाती है। अब पोस्ट मिल गई, आप इंस्पेक्टर कहाँ बनना चाहते हैं, तो उसके लिए जोन प्रेफरेंस फॉर्म आता है और जिसकी एक अलग से कट ऑफ जाती है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, उस फॉर्म को भरेंगे, उसके बाद में आपको जोन एलोकेट होता है कि आप किस जोन में लगे हैं। जैसे कि आपने फॉर्म भरा और आप मान लो जयपुर जोन आपको मिलता है, या फिर आपको दिल्ली जोन मिलता है, ये जो भी आपको जोन मिलता है, तो फिर आगे की जो आपकी प्रोसेस है वो जोन करवाता है। फिर इसमें फिजिकल मेडिकल ये देखते हैं क्या सीन है, कि ये तो सारे क्राइटेरिया मेल के लिए हैं, ये फीमेल के लिए है। मेल की हाइट मिनिमम इतनी होनी चाहिए 157.5 सेंटीमीटर, फीमेल की 152 सेंटीमीटर। तो आप सभी इसकी तैयारी कर रहे हैं तो एक बार अपनी हाइट जरूर चेक कर लें। ठीक है, और वॉकिंग इतना आपको चलना पड़ेगा। मेल को चलना पड़ेगा 1600 मीटर 15 मिनट में, फीमेल को चलना पड़ेगा 1 किलोमीटर 20 मिनट में। अब ऐसे मत बोलना यार हमको तो 1600 चलना पड़ रहा है, इनको एक ही चलना पड़ रहा है, एक नहीं है 1,000 है, 1,000 मीटर से। ठीक है, चलो मना करो। तो सिंपल सी बात है, वैसे भी हम तो इतना बाहर निकले ले, यहाँ चल घूम के आते हैं, वहां घूम के आते हैं, तो वैसे ही चल लेते हैं इतना। तो ये इतना कोई बड़ा लोड लेने की जरूरत नहीं है, ये हो जाता है। ठीक है, अगर इतना भी कोई नहीं चल पाता है तो फिर तो वो क्या ही काम करेगा, बैठे बैठे भी काम नहीं कर सकता। दूसरी चीज साइकिलिंग जो होती है, 8 किलोमीटर 30 मिनट में मेल और 3 किलोमीटर 25 मिनट में फीमेल को चलानी होती है। साथ में चेस्ट जो है, ये देखते हैं मेल में कितना, कि जैसे 81 सेंटीमीटर होना चाहिए मिनिमम। कब होना चाहिए, कि जैसे मान लो आपने, आपका नॉर्मल 76 सेंटीमीटर है और आपको 5 सेंटीमीटर आप एक्सपेंड कर देते हैं, चेस्ट फुला देते हैं। ठीक है, अरविंद मेरे साथी की तरह जो चेस्ट फुला देते हैं 5 सेंटीमीटर, उसमें क्या हो जाता है कि आपका 81 सेंटीमीटर जो मिनिमम, बाकी तो है, आप जो है 100 सेंटीमीटर रखो, कोई दिक्कत नहीं है। चेस्ट इससे ऊपर कितना भी हो, 100 200 300 400, कोई फर्क नहीं पड़ता, मिनिमम इतना होना चाहिए। और गर्ल्स में जो है वेट देखते हैं, 48 किलोग्राम्स वेट होना चाहिए। तो ये सारे क्राइटेरिया आप देख लें, आप फुलफिल कर रहे हैं। ये एक यूनिफॉर्म पोस्ट होती है। देखिए आपको यूनिफॉर्म मिलती है इसमें खाकी, जिसमें 3 स्टार होते हैं। ठीक है, बहुत ही प्राइड वाली बात है ये। इसी डिपार्टमेंट के अंदर जो है एक पोस्ट होती है ईए, जो कि जस्ट इंस्पेक्टर से बिलो होती है। ये होती है 4200 ग्रेड पे, लेकिन इसमें कोई यूनिफॉर्म नहीं है। तो यूनिफॉर्म पोस्ट यही है, इसके बाद में शुरू हो जाती है यूनिफॉर्म। असिस्टेंट कमिश्नर को भी यूनिफॉर्म होती है। चलिए, तो आगे चलते हैं, ट्रेनिंग की बात करते हैं। ट्रेनिंग इस पोस्ट का जो है सबसे बेस्ट जो है भाग होता है। और ट्रेनिंग की अगर हम बात करें, तो ट्रेनिंग में क्या होता है कि एक सेकंड, तो हम कहाँ थे, ट्रेनिंग पे थे। तो ट्रेनिंग जो है सबसे बेस्ट पार्ट होता है। मैं आपको ट्रेनिंग के बाद बारे में बता देता हूँ कि लगभग 3 महीने की ट्रेनिंग होती है। जैसे कि हमारी ट्रेनिंग जो है वो
96 दिन की हुई थी, ठीक है? डेज़, मंथ्स तो ख़ैर हो जाए तो क्या ही बात करनी। 96 दिनों की हमारी ट्रेनिंग हुई थी। इसमें से 2 वीक जो होती है वो आर्म्स ट्रेनिंग होती है जिसमें आपको जो है गन चलाना भी सिखाया जाता है, पिस्टल चलाना सिखाया जाता है और ये आपके लिए बहुत ही मतलब वन्स इन अ लाइफ टाइम मोमेंट होता है। आप इस ट्रेनिंग के दौरान जितना ज़्यादा एन्जॉय हो सकता है उतना कर सकते हैं। ये एकदम बेस्ट ट्रेनिंग होती है। अब देखिए ये रेज़िडेंशियल भी हो सकती है और नॉन रेज़िडेंशियल। ज़ोन पे डिपेंड करता है। जैसे जयपुर ज़ोन होता है वो रेज़िडेंशियल ट्रेनिंग का। रेज़िडेंशियल, नॉन रेज़िडेंशियल में फ़र्क क्या होता है कि जैसे जयपुर ज़ोन जो है वो आरपीए राजस्थान पुलिस अकेडमी जो कि यहाँ की स्टेट पुलिस अकेडमी है, उसके साथ में कोलैबोरेशन किए हुए रहता है जिसमें जो स्टे होता है 3 महीने वो यहीं पे होता है और यहाँ सारी फिजिकल एक्टिविटी वगैरह सारी यहीं पे होती है, आर्म्स ट्रेनिंग भी यहीं पे होती है और कुछ ज़ोन होते हैं जो क्या करते हैं नॉन रेजिडेंशियल ट्रेनिंग का यानी रहने का जो भी जुगाड़ है वो तुम खुद देखो। आप हमारे पास में आइए, क्लासेस लीजिए नासिक में और बाकी आपकी आर्म्स ट्रेनिंग करा देंगे तब तो वो सारी चीज़ें होती हैं। हो सकता है आर्म्स ट्रेनिंग के दौरान स्टे वहीं रहता हो। तो अब देखिए जैसे ये ट्रेनिंग के दौरान हमारा क्रिकेट मैच जो हुआ था उसकी फोटो है, ये मैं हूँ और ये हमारे साथी खिलाड़ी हैं और ये हमारी बॉलिंग हो रही है। ठीक है, ये मैच हम जीत गए थे। अगर हमारा कोई साथी है वो वीडियो देख रहा हो तो उसे ज़रूर ये याद आएगा। और ये जो है मसूरी की फोटो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की। ये भी ट्रेनिंग के दौरान जो हम ट्रैकिंग पे गए थे तब की वीडियो है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ठीक है, ट्रेनिंग की मैं एक अलग से वीडियो बना दूँगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ट्रेनिंग के बारे में जानना है तो हमारी किस तरीके से ट्रेनिंग हुई थी, क्या एकदम पूरा प्रोसेस जो है ट्रेनिंग का बता दूँगा। यहाँ हम इस पोस्ट के बारे में थोड़ा-सा बताएँगे क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो कर नहीं सकते। आगे देखिए ट्रांसफर पॉलिसी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। काफ़ी लोग सोचते हैं कि अभी चेन्नई ले लेता हूँ, बाद में ट्रांसफर लेके कहीं और आ जाऊँगा। तो ऐसा नहीं है। देखिए ट्रांसफ़र जो है वो ज़ोन जो होता है, ज़ोन आपका जो है वही रहेगा। ये अभी ये जो ट्रांसफ़र है ना आईसीटी ये बंद हो चुका है। पहले थे, अभी नहीं है। भविष्य का पता नहीं है, वर्तमान में नहीं है। तो आप इसके भरोसे तो ये पोस्ट नहीं डिसाइड कर सकते। आपको अगर देखना है होम स्टेट तो उस हिसाब से जाइए। अगर आपको होम स्टेट का कोई लफड़ा नहीं है, अगर आपको साउथ मिल रहा है, तो आप साउथ लेना चाहें तो साउथ ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा जो ट्रांसफ़र होता है इंटर कमिश्नरेट का मतलब जैसे मान लो किसी को दिल्ली मिला हुआ है, उसका ऐसा नहीं है कि वो दिल्ली में रहेगा। दिल्ली में रोहतक भी तो आता है, हरियाणा का कुछ पार्ट आता है। रोहतक आता है तो उसको रोहतक भी मिल सकता है, तो ये ट्रांसफ़र आपके हो जाएँगे। ये राजस्थान जयपुर ज़ोन में है, तो कोई अलवर बैठा हुआ है, तो हो सकता है वो उदयपुर चला जाए, हो सकता है जोधपुर चला जाए, उसके वो ट्रांसफ़र होंगे ही होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ से वो यहाँ परमानेंट चला जाएगा। हाँ, लोन बेसिस पे या फिर एक अलग-अलग डेपुटेशन पे ये चीज़ें होती हैं उस टाइम के लिए पर वो आपकी डिपेंड करता है कि आपका काम कैसा है, वो एक अलग मैटर है। अभी फ़िलहाल हम इसी के बारे में बातें करेंगे कि ट्रांसफ़र का आपको क्लियर हो गया होगा कि ऐसा कोई प्रोविज़न है नहीं, पहले था, अभी बैन हो चुके हैं। ट्रांसफ़र्स तो ज़ोन आपका चेंज ट्रांसफ़र इसके बेस पे नहीं हो सकता। आइए प्रमोशंस के बारे में बात करते हैं। कोई भी तैयारी शुरू करता है, तो सबसे पहले अपने दिमाग में यही चीज़ें लेके आता है कि प्रमोशंस कैसे हैं। तो प्रमोशन आपको मैं बता दूँ कि इंस्पेक्टर आप बनते हैं, इंस्पेक्टर के बाद आपका प्रमोशन होता है सुपरिटेंडेंट पे। कितने साल में होता है जैसे जयपुर मैं बात कर रहा हूँ ज़ोन जो होता है, सब में प्रमोशंस अलग-अलग होते हैं। जयपुर ज़ोन के अंदर 2014 बैच के जो इंस्पेक्टर्स हैं, यानी जो 2016 में इन्होंने जॉइन इनकी हुई थी शायद, तो अब उनके प्रमोशन लगभग साल, डेढ़ साल से चल रहे हैं। तो वो प्रमोशंस जैसे-जैसे सीट खाली होती जाती हैं, प्रमोशंस होते जाते हैं। तो इस हिसाब से आपको प्रमोशन का समझ में आ गया होगा। यानी लगभग 7-8 साल मान लीजिएगा। वो डिपेंड करता है जो सीनियर होगा जिसकी रैंक अच्छी होगी, फिर उसके बाद में फिर ऐसे कर के धीरे-धीरे सारे प्रमोशन हो जाते हैं। तो आप सुपरिटेंडेंट बन जाते हो। सुपरिटेंडेंट जो है ये 4800 ग्रेड पे की पोस्ट होती है। फिर जस्ट इसके 4 साल बाद में एमएससीपी जो लगता है उससे आप 5400 ग्रेड पे चले जाते हैं। फिर 5400 ग्रेड पे आने के बाद में ये ऐसा नहीं है अब
यहाँ आप थोड़ा-सा समझना कि 4 साल बाद आपको 5400 ग्रेड पे मिल जाएगी, यानी आप लेवल 7 यहाँ होते हो, लेवल 8 पे यहाँ आ जाते हो, ये 9 लेवल पे आ जाते हो, लेकिन यहाँ आप एसी नहीं बनते हो। एसी यानी असिस्टेंट कमिश्नर का आपका अलग से प्रमोशन होता है, ये लेवल 10 होती है, ठीक है? तो ये असिस्टेंट कमिश्नर अभी तक अगर सिनेरियो देखें हम, ध्यान में रखें जो सीनियर्स हैं, उनका तो लगभग-लगभग जैसे कोई थोड़ा लेट लगता है तो वो 2-3 साल तक लास्ट रिटायरमेंट से 2-3 साल पहले तक एसी रहते हैं, या फिर अगर कोई जल्दी लग गया है तो वो डीसी तक बन जाते हैं। तो ये प्रमोशन अलग है। ये यूपीएससी कैडर यहाँ से शुरू हो जाता है। आईआरएस जो होता है ना, वो आईआरएस जो है वो डायरेक्ट एसी यानी असिस्टेंट कमिश्नर लगते हैं। फिर इसके बाद में टीसी जो है वो एसी के बाद प्रमोशन डीसी का होता है। लेकिन आप जेसी जो बनना, ये थोड़ा-सा मतलब अभी तक तो मुश्किल ही है, बाकी भविष्य का पता नहीं है। लेकिन आप मैक्सिमम एक्सपेक्ट करें कि यहाँ तक आप बन सकते हैं, या फिर लास्ट अगर जल्दी जॉइनिंग हो जाती है या फिर भविष्य में कुछ थोड़े प्रमोशंस अच्छे और हुए, या पॉलिसीज़ प्रमोशन की चेंज होती है, तो हो सकता है आप डीसी तक बन जाएँ। बाकी ये यूपीएससी कैडर वाली एक्चुअल में पोस्ट होती है ना, इस वजह से। तो एसएससी का यहाँ तक रहता है, बाकी ये भी कोई-कोई बन जाता है, ठीक है? तो प्रमोशन का आपको क्लियर ही हो गया होगा। चलिए, जॉब ये है, फील्ड जॉब भी होती है और इसमें डेस्क जॉब भी होता है। मैं आपको जल्दी से क्लियर कर देता हूँ कि इसमें क्या होता है कि आपको जीएसटी का काम करना होता है और कस्टम्स का करना होता है। तो कभी-कभी आपकी पोस्टिंग यहाँ होती है, कभी आपकी पोस्टिंग यहाँ होती है। इन दोनों में ही फील्ड जॉब भी होती है और डेस्क जॉब भी होती है। जब आपकी फील्ड जॉब रहती है, उस टाइम आपका टाइम कोई डिसाइड नहीं रहता है। ऐसा जैसे मान लो आप फील्ड मतलब टाइम तो डिसाइड रहता है कि जैसे कहीं-कहीं 9:30 से 6 तक की होती है, या फिर 9 से 5:30 तक की होती है। लेकिन आप मान लो फील्ड में हो, 6 बज गए और आपके घर से दूर हो, या फिर आपका वो काम खत्म नहीं हुआ, तो ऐसा थोड़ी है मेरी तो आज की जॉब खत्म हो गई, अब मैं कल 9:30 बजे ही करूँगा। ऐसा नहीं होता है ना? तो वही वही चीज़ है कि आप जब तक आपका काम खत्म नहीं होता, या फिर तो फील्ड जॉब का ये सीन है। सेम आपका जो डेस्क जॉब है उसमें टाइमिंग तो यही रहती है, लेकिन जैसे अगर कुछ काम पेंडिंग है तो थोड़ा ऊपर-नीचे हर जॉब में ही चल जाता है। हर जॉब में ही होता है ऐसा तो। ठीक है? तो डिपेंड, जैसे आपको 10 काम करने हैं, तो आपने 10 काम खत्म कर लो इस टाइम में। अगर थोड़ा बहुत बच जाता है, तो थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे चलता है, बाकी जनरली टाइम यही रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है? कन्फर्मेशन एग्ज़ाम, देखिए प्रोबेशन पीरियड क्लियर करवाने के लिए एग्ज़ाम होता है। इसमें क्या है, 4 पेपर होते हैं, जीएसटी से रिलेटेड, कस्टम से रिलेटेड, ये डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है। तो इसमें क्या होता है कि हर 6 महीने में पेपर होते हैं, 4 आपको 4 चांसेस मिलते हैं 2 साल में, तो 4 एग्ज़ाम होते हैं, तो आपको ये क्लियर करना होता है। ये डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है, ठीक है? ऐसा मत सोचना कि ये कोई प्रमोशन के लिए एग्ज़ाम है, प्रमोशन के लिए कोई एग्ज़ाम होते नहीं है डिपार्टमेंट में, ठीक है? तो ये ध्यान रखना आपको, थोड़ा-सा ये कन्फर्मेशन एग्ज़ाम होता है। मैं आपको ये स्लाइड इसलिए डाली है कि आपको जो डिपार्टमेंटल प्रमोशन एग्ज़ाम होता है उसके बारे में कोई डाउट, ठीक है? चलिए, तो इस तरीके से आज की हमारी ये वीडियो खत्म होती है। लगभग-लगभग आपको सारी चीज़ें मैंने कवर करने की कोशिश की है। तो हमारा ये चैनल है मैथ्स विद इंस्पेक्टर, जिसके पोस्ट एनालिसिस जो है, इसकी सीरीज़ में ये पहली वीडियो है। और हम जितनी भी एसएससी की पोस्ट हैं, आप तो बस कमेंट कर देना कि आपको किस पोस्ट के बारे में जानकारी चाहिए। वो हमारे या तो कोई साथी होंगे, या फिर किसी से जानकारी लेके मैं खुद वीडियो बनाऊँगा। तो आप सभी को सारी जानकारी मिलेगी। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए। प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों को बताइए, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले आगे वीडियोज़ बनाने का। और बाकी आपका कोई भी डाउट हो हम दूर करेंगे। बी द ओनली वन, अपने अंदर ऐसी एबिलिटीज रखिए कि जो आपको दूसरों से अलग बनाती है। पढ़ाई अच्छे से कीजिए, सभी चीज़ का ध्यान रखिए। कीप वर्किंग हार्ड टू अचीव योर ड्रीम्स। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। अब तैयारी में लग जाइए।
आपका मेंस भी आने ही वाला है, तो मेंस की तैयारी आप ज़ोरों के साथ में कीजिए और मेंस जो है उसके अंदर आप इतनी अच्छी मेहनत करनी है कि ज आपको जिन लोगों की ड्रीम पोस्ट है, वो ज़रूर इस पोस्ट को लें। थैंक यू।